Hey guys, what's up? So today we're going to discuss a very important topic that is called as Indochina War of 1962. It's a very important and historical event जो हमारी हिस्ट्री में हुआ है and हमें सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में ताकि we can learn lessons from it. Okay, this is presented by me, Roman Saini. If you feel these courses are helping in any way, do share it and do recommend it. So let's read the statement. The Chinese government have tried to delude us by professions of peaceful intentions. Even though we regard ourselves as friends of China, the Chinese do not regard us as their friends. For the first time after centuries, India's defense has to concentrate itself on two fronts simultaneously. Can you people guess correctly who made these statements regarding China? आप guess करके तो देखो, ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि ये वॉर के बाद हुए थे. नहीं, these statements were made in 1950 when we became a republic by a legend called as Sardar Vallabhbhai Patel. A few weeks before his death, in a letter he wrote to Nehru regarding China's intent and attitude towards India. अगर इनको पढ़ के तो देखो यार, ऐसा लगता है कि पता नहीं बंदे ने पहले 12 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था. It is a very big contradiction to the narrative that we had a very good relationship with China. हम दोस्त थे इंडिपेंडेंस से, हम एलाइज थे अगेंस्ट वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनलिज्म. इससे ये तो पता चलता है कि एक बंदा तो ऐसा था कैबिनेट में जो इतना एस्ट्यूट था कि ही कुड सी द फेक इम्प्रेशन दैट चाइना वॉज ट्राइंग टू पुट अप एंड द वे दे आर ट्राइंग टू फूल एवरीबडी इंक्लूडिंग आवर प्राइम मिनिस्टर. तो हमारी पूरी ज़िंदगी में हमें बस यही बताया गया है कि चाइना हिंदी चीनी भाई भाई और मतलब उसका मजाक बना दिया, पीठ में छुरा भोंक दिया, ये सारी चीज़ें बोलते हैं. बट इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज़. जस्ट रिमेंबर देर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट. ठीक है, आज आपका दोस्त हो सकता है, कल आपका दुश्मन हो सकता है, यही लाइफ में होता है. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट वर द टॉप 3 myths associated with this. India China had great and friendly relations before the war happened. ये बिल्कुल गलत है. If you ever get an opportunity to read about Mao's life, and there was an incident called as Long March of 1934. वैसे तो irrelevant है बट फिर भी आप पढ़ लेना अगर कभी पढ़ना चाहो तो आपको पता चलेगा कि माओ जेडोंग ने सुनजू और उसकी जो वॉर आर्ट ऑफ वॉर बुक है वो अच्छे से पढ़ रखी थी. उसमें बस यही है कि ज़्यादातर एनिमी को डिसीव कैसे करो और ये सब. तो अब आप सोच रहे होंगे रेलिवेंट क्यों, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में. बट रिमेंबर द पंचशील एग्रीमेंट ऑफ 1954. इट स्टेटेड दैट द इंडिया एंड चाइना हैड लाइक एग्रीमेंट ऑफ पीस, नॉन इंटरफेरेंस. बट क्या हुआ था, इस एग्रीमेंट से ज़्यादा फायदा चाइना को हुआ था. ठीक है, बिकॉज वी फॉर्मली रिकॉग्नाइज चाइनाज कंप्लीट कंट्रोल ओवर तिब्बत एंड we tried to find security through Chinese guarantee of good behavior, but we failed to demand even reciprocity in the agreement, such as resolving the boundary dispute in return for recognizing China's control over Tibet. So basically हमारा काफ़ी ज़्यादा मतलब ये one sided था. ठीक है, so the incident and these statements post 1955 clearly show that by 1957 चाइना डिड नॉट वांटेड एनी फ्रेंडशिप और जो थोड़ा बहुत प्रीटेंस था वो भी ख़त्म हो गया था. एंड दिस एग्रीमेंट इनेबल्ड चाइना टू रैपिडली मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री, है ना, एंड वी वर नॉट एबल टू एडिक्वेटली प्रिपेयर फॉर द वार्निंग दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल हैड प्रेडिक्टेड इन 1950. ठीक है, देन आर नॉन अलाइनमेंट एज फॉरेन पॉलिसी केम टू आर रेस्क्यू एज वी रिसीव्ड एड फ्रॉम यूएस एंड यूके. ये भी बहुत बड़ा मिथ है क्योंकि द फैक्ट इज दैट ओनली यूएस एंड यूके हैड द विल, द डिजायर, रिसोर्सेज एंड द मीन्स टू डिलीवर टाइमली जो भी हमें एड्स चाहिए थी वॉर टाइम पे. बिकॉज द अदर पावर यूएसएसआर वो तो अभी भी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से मतलब इट वॉज इन्वॉल्व इन दैट, इट वॉज रिकवरिंग फ्रॉम दैट. ठीक है, सो बेसिकली नेशंस डू नॉट वर्क ऑन दी वेक नोशंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड एल्ट्रुइज्म. इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट. एंड जैसे ही हमने वेस्टर्न पावर्स से थोड़ी हेल्प लेने की कोशिश करी, नाम वॉज इफेक्टिवली डेड. And the same can be said about the India-Soviet Treaty of Friendship. ठीक है, so it has been a common misconception that having a declared foreign policy of NAM meant we never ever solicited help from the Western powers. Third point is कि our armed forces did not perform well and fled. ये भी बिल्कुल ही बहुत बड़ा मिथ है क्योंकि our armed forces have been often maligned for the way they apparently retreated and gave up so easily. बिल्कुल ऐसा नहीं है, वैसे तो स्कोप में नहीं है डिस्कशन के, बट इफ़ यू गो इन टू द डेप्थ ऑफ इट ड्यूरिंग द वॉर, जिस तरीके की हमारी जो सिचुएशन थी और जिस तरीके के वो रिसोर्सेज थे, मतलब उन्होंने जो फाइट करी है वो बहुत ही ज़्यादा फाइट थी. एंड दे हैड द मोटो बाय ब्रिगेडियर की टू द लास्ट मैन एंड टू द लास्ट बुलेट. मतलब रिसोर्सेज बहुत ही कम थे, प्रिपेयर्डनेस लेवल बहुत ही कम था, बट दे स्टिल शोड द मेटल एंड दे स्टिल फॉट एंड दे स्टिल गिव अप देयर लाइफ.
Let's see. So now let us move on to the major causes behind the war. The first cause is Chinese civilization itself. Okay, because it's a very expansionist one. तो थोड़ा चाइना के बारे में आपको बताता हूँ कि चाइना इज़ द मतलब इंडिया के अलावा चाइना इज़ द ओनली सिविलाइजेशन विद कंटिन्यूटी. मतलब 1949 रिवॉल्यूशन तक तो मान ही सकते हो. मतलब जितना भी स्ट्रॉन्ग चाइना रहा है पूरी हिस्ट्री में लास्ट 2-3 हज़ार साल में, वो हमेशा एक्सपेंशन में बिलीव करते हैं. ठीक है, मतलब दे हैव अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, सेंस ऑफ एटीट्यूड ऑफ शॉविनिज्म एज कम्पेयर टू अदर सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज. एंड दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स बिहाइंड द ओपीएम वॉर्स ऑल्सो. एंड दिस इज ऑल्सो सीन इन जापान एंड जर्मनी. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज सोसाइटी है, दे डू नॉट लाइक आउटसाइडर्स. सो वाई तिब्बत? So Tibet has been one of the core issues in the matter. It was always a buffer between British India and China. And now after 1949, the geopolitics driven by sharp polarization between two completely opposite ideologies. एक capitalism है, communism है, and beginning of Cold War. So Mao was very suspicious of the Anglo-American designs for this reasons. मतलब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो suspicion था कि भाई हमारे अगेंस्ट ही होगा. कश्मीर इशू में भी जो यूएन ने हैंडल किया था उनको वो अच्छा नहीं लगा था. ठीक है, सो फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स माओ ने डिसाइड किया कि सेफेस्ट वे टू प्रिवेंट यूएस एंड यूके, उसमें क्या होगा कि हम ही कंट्रोल कर लेते हैं, यूएस यूके क्या करेंगे. सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर तिब्बत. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन रिगार्डिंग तिब्बत इज दैट द लीडर ऑफ तिब्बत, मतलब वो क्या हो रहा था कि हैड अथॉरिटी ओवर नेफा. नेफा मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, नेपाल, लद्दाख. जैसे पोप और वेटिकन का स्पिरिचुअल कंट्रोल होता है ना क्रिश्चियंस पे, वैसे तिब्बत का जो लीडर था उनका कंट्रोल था. सो दिस सॉर्ट ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी, इसे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आता है. सो बाय कंट्रोलिंग लासा, लासा इज द कैपिटल ऑफ तिब्बत एंड दलाई लामा, चाइना ने सोचा कि दे कुड एक्सर्ट कंट्रोल ओवर आवर नॉर्दर्न फ्रंटियर्स एंड ले क्लेम्स ऑन देम. ठीक है, सो दिस कुड लाइक प्रोवाइड देम अ लॉट ऑफ एडवांटेज फॉर द थर्ड कॉज. नाउ बाउंड्री डिस्प्यूट एंड मैकमोहन लाइन. So let's discuss this. So boundary dispute in the current form may be like 1904 में young husband expedition. It was sent by Lord Curzon to Tibet to basically to forestall any collusion between Dalai Lama and Russian agents. ठीक है, so it was, yes, it was, you heard that right, it was Russian influence and not Chinese. So basically there was a tripartite agreement in 1914 between at Shimla between British, Tibet and China. So यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुए. चाइना एग्रीइंग नॉट टू कवर तिब्बत इनटू अ चाइनीज प्रोविंस बिकॉज चाइना वाज टू वीक देन, एंड देयर वाज एन एग्रीमेंट रीच्ड आउट इन बिटवीन बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत फ्रॉम भूटान ईस्टवर्ड्स टू बर्मा, एंड दिस वाज कॉल्ड एज द मैकमोहन लाइन. स्टिल इट इज इन डिस्प्यूट टुडे. So what China claims that it had never ratified the Shimla agreement and the McMahon line is unacceptable to them, and this forms the basis for their claims over Arunachal Pradesh, which they call Southern Tibet, but obviously it is like an integral part of the India. There is no doubt about it. ठीक है, so as you can see, so this is Bhutan, this is Tawang, this is the McMahon line. So basically this is entire Arunachal Pradesh is undoubtedly India's territory. This is Brahmaputra's river, and this is Arunachal Pradesh. This territory is claimed by China. Okay, but it is absolutely illegal. Now let's see events up to the 1950s, up to the war. So first enter Tibet. So 1950 Chinese enter Tibet, and Tibet appeals for help, and we refuse them and advise them to negotiate a peaceful settlement. Now Nehru is advised against opposing China, and instead of being alarmed at the increasing threat on our northern borders, he we enter into wishful thinking. हमें तो लगता है कि भाई ठीक है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, and we did not help Tibet that much. So strategic implications towards our security were completely missed, and it was a blunder of Himalayan magnitude by then. And in 1951, Chinese enter Lhasa, that is capital of Tibet, and start enforcing the 17-point agreement. It was made with Dalai Lama. ठीक है, they are like Chinese are literally the masters of deception and patience in this regard. Like this is not something I am saying. This is like this was said by Mao in his writing, and also by Deng Xiaoping when like we will come it to later. ठीक है, so you must be thinking कि why am I telling you all this? Because it is because of the fact that Chinese wanted to establish a very strategic road and communication line between Xinjiang and Tibet. So that is why, as you can see here, so this is road connecting Xinjiang and Tibet via Rodok. So that is why it was very important. The way to do that was cutting through the Indian territory of Aksai Chin, and due to the topographical nature of the region and few other feasible options were possible, so that is why it has to be done.
So, but China did not want to alienate India, so they like came with Hindi, Chini Bhai Bhai, all these. So this culminated in the 1954 Panchsheel Agreement और mutual respect of non-interference. ठीक है, so आपको पता ही होगा इसके 5 पॉइंट क्या हैं. And like after this Panchsheel Agreement, the best part was India did not even know that a route was being built till the Chinese announced in 1957 that the road was to be opened in a month. So a road to carry military lorries had been built in our territory for over 3 years, and we did not have a clue about it. So like that is the most saddening part about it. So we will continue this discussion in our next lesson, and I'll finish this entire Indo-China war. Thank you for watching this. Have an awesome day.